एपिसोड 9 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं माइक को, जो कि बहुत सारे रिपोर्टर्स को बुलाता है और उनको बताता है कि केस को अच्छे से इन्वेस्टिगेट नहीं किया गया है, इसीलिए जो दोषी था वो छूट गया, तो वो केस को फिर से इन्वेस्टिगेट करने की मांग करता है। एडम ने जितने भी छोटे मोटे क्राइम किए थे उनका सारा इन्फॉर्मेशन वो मीडिया को दे देता है। उसके बाद हम देखते हैं होंगजू सपना देखकर काफी डर गई होती है और वो काफी रो रही होती है, क्योंकि उसके सपने में जयचन को किसी ने चाकू मार दिया था और वो होश में नहीं आ रहा था। तभी वो जयचन के घर जाती है और उसका डोरबेल बजाने लगती है, तो जयचन आकर दरवाजा खोलता है। होंगजू सीधा जयचन के रूम में जाती है और वो सूट ढूंढने लगती है जो कि जयचन ने उसके सपने में पहना था। जयचन उससे पूछता है कि हुआ क्या है, तो होंगजू काफी रोने लगती है। वो कहती है मेरे सपने में तुम्हें बहुत चोट लगी थी और तुम्हारा बहुत ज्यादा खून बह गया था, तुम होश में नहीं आ रहे थे। वो काफी रो रही होती है, तो जयचन उसको शांत करने लगता है। फिर कुछ देर बाद जब होंगजू शांत हो जाती है तो जयचन उसको अपने सपने के बारे में डिटेल में बताने को कहता है ताकि वो सपने को चेंज कर सके। फिर होंगजू जयचन को सब कुछ डिटेल में बताने लगती है। फिर अगली सुबह जब सैम उठकर अपने कमरे से बाहर आता है तो वो जयचन और होंगजू को सोफे पे सोया हुआ देखता है, तो वो वापस से कमरे में चला जाता है। जब होंगजू की नींद खुलती है तो वो जयचन को देखकर मन ही मन कहती है कि इस बार मुझे तुम्हें बचाना होगा, और वो जयचन के बाल सहलाने लगती है। तभी जयचन भी उठ जाता है और वो उससे कहता है कि तुम ज्यादा चिंता मत करो, हम सपने को बदल देंगे। होंगजू कहती है पर तुम अपना ख्याल रखना, और साथ ही वो उसको ये भी बताती है कि वो भी उसको पसंद करती है। इससे जयचन मुस्कुराने लगता है और होंगजू के बाल सहलाने लगता है। फिर जब सभी होंगजू के घर पे ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं तो सभी लोग काफी उदास होते हैं, क्योंकि होंगजू ने उन सभी को बता दिया होता है कि जयचन के साथ क्या होने वाला है। होंगजू की मॉम उससे पूछती है कि क्या तुमने उस आदमी का चेहरा देखा था जिसने चाकू मारा था। होंगजू कहती है मैंने उसका चेहरा नहीं देखा था, पर मुझे इतना पता है कि ये एडम के केस से रिलेटेड है। डेविड कहता है एडम के केस से, पर क्यों? होंगजू कहती है एडम के रिलीज होने के बाद ही मेरा सपना चेंज हो गया। पहले सपने में जयचन बिल्कुल ही ठीक था और रोड क्रॉस करके मेरे पास आ गया था, पर रात को जो मैंने सपना देखा था उसमें जयचन रोड क्रॉस नहीं कर पाया था, क्योंकि किसी ने उसको चाकू मार दिया था और वो वहीं पर गिर गया था, उसका काफी खून बह रहा था। दोनों सपने ऑलमोस्ट सेम थे, पर मुझे लगता है कि एडम के छूट जाने से मेरे सपने में कुछ चेंजेस आ गए हैं। उसी वक्त जयचन को उसके चीफ फोन करके न्यूज देखने को कहते हैं। जयचन टीवी ऑन करता है तो न्यूज में बताया जा रहा होता है कि केस को अच्छे से इन्वेस्टिगेट नहीं किया गया है, जबकि एडम इस केस का इकलौता और प्राइम सस्पेक्ट था। वो लोग ये भी बताते हैं कि केस को फिर से इन्वेस्टिगेट किया जाएगा और अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ही एडम को गिरफ्तार किया जाएगा। और ये सब इसलिए हो रहा होता है क्योंकि माइक ने एडम के छोटे छोटे क्राइम्स के बारे में रिपोर्टर्स को बता दिया था, और पूरे इंटरनेट पे जयचन को काफी हेट मिल रहा होता है, क्योंकि लोगों को लग रहा होता है कि जयचन ने केस को अच्छे से इन्वेस्टिगेट नहीं किया है। मर्डरर को जल्दी पकड़ने के लिए काफी सारे लोग प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। वहीं एडम कहीं भी जाता तो लोग उसको देखकर उसके बारे में बातें करने लगते, उसको खूनी कहने लगते, जिससे वो भी काफी परेशान होता है। वहीं सैम को भी स्कूल में उसके क्लासमेट परेशान करने लगते हैं कि उसका भाई बहुत ही घटिया इंसान है, वो एक बेकार प्रोसिक्यूटर है जो कि केस को अच्छे से इन्वेस्टिगेट नहीं करता। शाम को जब डेविड एडम से मिलने आता है तो वो देखता है कि एडम रेस्टोरेंट का गेट साफ कर रहा है, क्योंकि लोगों ने उसकी रेस्टोरेंट के बाहर लिख दिया होता है कि वो एक खूनी है, वो एक क्रिमिनल है, और भी बहुत कुछ लिखा होता है, जिससे वो काफी परेशान होता है। डेविड को होंगजू ने बताया था कि जिस आदमी ने जयचन को चाकू मारा था उसने ब्लैक कलर का ड्रेस पहना था और साथ ही ब्लैक कलर का हैट भी, और सेम वैसा ही ड्रेस एडम ने पहना होता है, जिससे डेविड को लगने लगता है कि कहीं एडम ही जयचन को चाकू तो नहीं मारने वाला। वो एडम के पास जाता है और उसकी मदद करने लगता है और कहता है कि मैं काफी खुश हूँ कि तुम छूट गए। एडम कहता है छूटने का क्या फायदा, जबकि सभी लोग मुझे खूनी बुला रहे हैं। वो काफी गुस्से में होता है, जिससे डेविड का शक और ज्यादा बढ़ने लगता है। अगले दिन जयचन ऑफिस आता है और उसने सेरा के मेड को भी ऑफिस बुलाया होता है उनसे पूछताछ करने के लिए, क्योंकि केस को वो फिर से इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है। मेड जयचन को बताती है कि सेरा बहुत अच्छी लड़की थी और उसके साथ बहुत अच्छा बर्ताव करती थी, उनको ज्यादा काम नहीं करना पड़ता था, वो सिर्फ खाना बनाती थी और लॉन्ड्री का काम करती थी। सेरा ने अपने घर में एक रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर रखा था जो कि सारा घर साफ किया करता था। यहीं पर हमें वो सीन दिखाया जाता है जब सेरा की डेथ हुई थी। वो सच में एक एक्सीडेंटल डेथ ही था, और जो लाइंस वहाँ पर बने थे वो रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर से बने थे, उसने बनाए थे। और वो वैक्यूम क्लीनर खिड़की से नीचे गिर गया था, जो कि एक बच्चे को मिला था, तो उसने उसको डस्टबिन में रख दिया था। अब जाकर जयचन को सब समझ आ जाता है कि उन्हें क्यों कोई सबूत नहीं मिला, क्योंकि सेरा का एक्सीडेंटल डेथ ही हुआ था और वो लाइंस
वैक्यूम क्लीनर ने बनाया था। मिस्टर चोई कहते हैं पर हमें तो वहाँ पर कोई भी रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर नहीं मिला। तभी जयचन की कलीग कहती है कि क्या आपने उसके घर के बाहर चेक किया, क्योंकि मेरे घर में भी रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर है और वो घर साफ करते करते कई बार विंडो से नीचे गिर जाता है। फिर जयचन और मिस्टर चोई सेरा के घर जाकर चेक करते हैं और उसके बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड से उसी वैक्यूम क्लीनर के बारे में पूछते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनको एक वैक्यूम क्लीनर मिला था जो कि रेड कलर का था, पर उन्होंने सभी कचरे के साथ उसको इलेक्ट्रॉनिक जंक यार्ड में फेंक दिया। फिर जयचन और मिस्टर चोई इलेक्ट्रॉनिक जंक यार्ड जाते हैं और वहाँ पर रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर ढूंढने लगते हैं। काफी मेहनत करने के बाद वो दोनों 3 रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर ढूंढ लेते हैं जो कि रेड कलर का होता है। फिर उन तीनों वैक्यूम क्लीनर का टेस्ट करवाने के बाद उन्हें पता चल जाता है कि उनमें से एक वैक्यूम क्लीनर पे सेरा का ब्लड मिला है, जिससे जयचन और मिस्टर चोई बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं कि अब फाइनली केस क्लोज हो जाएगा। और यही सभी बातें वो होंगजू और डेविड को बताता है तो वो दोनों भी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। जब होंगजू वापस ऑफिस जाने लगती है तो डेविड उससे कहता है कि शायद मुझे पता है कि जयचन को चाकू किसने मारा था, वो शायद एडम हो सकता है, क्योंकि मैंने उसको वही कपड़े और हैट पहना हुआ देखा जो कि तुमने अपने सपने में देखा था। इन दिनों एडम को केस की वजह से काफी कुछ झेलना पड़ा है, तो अब फाइनली सबके सामने सच आ जाएगा। तो क्या तुम एडम का इंटरव्यू ले सकती हो, क्योंकि मुझे लगता है कि वो लोगों से काफी कुछ कहना चाहता है। और होंगजू इसके लिए मान भी जाती है, जिससे डेविड काफी खुश हो जाता है। फिर हमें थोड़ी सी फ्लैशबैक दिखाई जाती है। हम देखते हैं होंगजू और जयचन हॉस्पिटल में होते हैं। होंगजू और जयचन ने उस ऑफिसर को बचाया, पर वो जीना नहीं चाह रहा होता है, वो मरना चाह रहा होता है। तभी होंगजू कहती है कि आपको जीना पड़ेगा, मैं आपसे नाराज नहीं हूँ, बल्कि मुझे खुशी है कि आप जिंदा है, इसीलिए आपको जीना होगा। इतना कहकर वो चली जाती है। होंगजू की बातें सुनकर वो ऑफिसर काफी इमोशनल हो जाते हैं और रोने लगते हैं। जब जयचन बाहर आता है तो होंगजू वहाँ से जा चुकी होती है और उसने जयचन के लिए एक नोट छोड़ा होता है, जिसमें उसने जयचन को थैंक यू कहा होता है उसके साथ रहने के लिए और उसको संभालने के लिए। और साथ ही उसने कुछ ऐसी बातें भी लिखी होती है जो कि उसके डैड उसको कहा करते थे। उसने अपना नाम चेस्टनट बताया होता है। जयचन चीफ को सारा इन्वेस्टिगेशन इन्फॉर्मेशन सबमिट कर देता है तो इस केस को क्लोज कर दिया जाता है। वहीं जैसा होंगजू ने वादा किया था तो वो एडम का इंटरव्यू लेती है। एडम इंटरव्यू में काफी इमोशनल हो जाता है और बार बार कहता है कि उसने सेरा को नहीं मारा था एंड वो और भी काफी कुछ कहता है। न्यूज में ये बता दिया जाता है कि अब सेरा का केस बंद हो चुका है और उसकी मौत किस तरह से हुई थी सब कुछ बताया जाता है। न्यूज होंगजू कवर कर रही होती है और वो कुछ ऐसी बातें कहती है जो कि उसने उस वक्त कहा था जब वो 13 साल पहले जयचन से मिली थी। जयचन ये सभी बातें सुनकर समझ जाता है कि ये वही इंसान है जो कि 13 साल पहले उसको मिली थी। जिसको वो लड़का समझ रहा था वो एक लड़की है। इससे वो काफी हैरान रह जाता है। वो जल्दी से होंगजू की मॉम के पास जाता है और उनसे पूछता है कि क्या होंगजू का निक नेम चेस्टनट है। तो वो कहती है हाँ, जिससे जयचन काफी ज्यादा खुश हो जाता है और उनको हक कर लेता है। फिर वो जल्दी से ज्वेलरी शॉप पे जाता है और होंगजू के लिए रिंग खरीदता है। जब होंगजू ऑफिस से बाहर आती है तो रोड के उस पार जयचन खड़ा होता है। वो होंगजू का इंतजार कर रहा होता है। जयचन काफी ज्यादा खुश होता है। तभी वहाँ पर एक कार आकर रुकती है। उस कार में से एक आदमी जयचन को गोली मार देता है और वहाँ से चला जाता है। जयचन को गोली लगी होती है तो उसका काफी खून बहने लगता है और वो वही जमीन पर गिर जाता है। होंगजू जल्दी से जयचन के पास पहुँचती है और लोगों को एम्बुलेंस को फोन करने को कहती है। वो काफी ज्यादा रोने लगती है और यहीं पर एपिसोड 9 एंड हो जाती है। एपिसोड 10 के स्टार्टिंग में हमें पता चलता है कि जिस आदमी ने जयचन को गोली मारा था वो सेरा के डैड थे। एडम के बेगुनाह साबित हो जाने पर उनको जयचन के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि उसने एडम को क्यों सजा नहीं दिलाई। वो काफी ज्यादा गुस्से में थे तो उन्होंने जयचन को गोली मार दिया। थोड़ी देर बाद एम्बुलेंस आकर जयचन को हॉस्पिटल लेकर आते हैं। जयचन की हेल्थ कंडीशन काफी ज्यादा खराब होती है, जो देखकर होंगजू बहुत ज्यादा रो रही होती है। कुछ देर बाद डेविड और सैम भी वहाँ पर आ जाते हैं। सैम काफी ज्यादा परेशान होता है कि उसका भाई ठीक हो जाएगा कि नहीं। तो होंगजू उसको समझाती है, उसको संभालती है कि वो ज्यादा चिंता ना करे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ देर बाद होंगजू की मॉम भी हॉस्पिटल आती है। तो होंगजू अपनी मॉम से कहती है आप सही थी, मैं अपने सपने को चेंज नहीं कर सकती। आज जयचन जिस हालत में है वो मेरी वजह से है, क्योंकि मैं उसको नहीं बचा पाई। वो बहुत ज्यादा रोने लगती है तो उसकी मॉम उसको शांत कराने लगती है, उसको चुप कराने लगती है। तभी वहाँ पर डेविड आकर उनको बताता है कि जयचन की सर्जरी काफी अच्छी गई और वो बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। ये सुनकर होंगजू को काफी रिलीफ मिलता है कि वो ठीक हो जाएगा। वो वहीं पर बेहोश हो जाती है क्योंकि वो काफी स्ट्रेस में थी। फिर जब वो होश में आती है तो वो अपने घर पे होती है। उसकी मॉम उससे कहती है कि अब जयचन बिल्कुल ही ठीक है, इसीलिए तुम पहले खाना खा लो, फिर
तुम उससे मिलने चले जाना। फिर हॉन्गजू खाना खाने लगती है, तभी उसकी मॉम उसको वो रिंग वाली बॉक्स देती है और कहती है ये मुझे सैम ने तुम्हें देने को कहा था, शायद कल जैचन ये तुम्हें देना चाहता था। वैसे उसे तुम्हारा निक नेम चेस्टनट है, ये कैसे पता? ये सुनकर हॉन्गजू हैरान रह जाती है। जब वो उस बॉक्स को खोलती है तो उसमें रिंग के साथ वही नोट होता है जो कि उसने 13 साल पहले जैचन के लिए छोड़ा था। उस नोट को देखकर वो समझ जाती है कि जैचन वही लड़का है जिससे वो 13 साल पहले मिली थी। वहीं सेरा के फादर कैंसर के लास्ट स्टेज में होते हैं, इसी वजह से वो बीमार होते हैं। उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया होता है पर वो अभी होश में नहीं आए होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं जैचन अब काफी हद तक ठीक हो चुका होता है और वॉक पे निकला होता है, तभी उससे मिलने हॉन्गजू आती है। फिर वो दोनों बाहर वॉक पे चले आते हैं। जैचन उससे पूछता है कि क्या तुम्हें रिंग मिला? तो हॉन्गजू कहती है हाँ। जैचन कहता है उसमें एक नोट रखा था जो कि तुमने लिखा था, क्या तुमने उसे देखा? हम दोनों 13 साल पहले मिले थे। लेकिन हॉन्गजू कहती है माफ करना पर मुझे कुछ भी याद नहीं, क्या हम सच में मिले थे? अब हॉन्गजू ने जैचन को नहीं पहचाना, इससे वो काफी उदास हो जाता है और सोचने लगता है कि उसे तो हर एक चीज याद है, तो हॉन्गजू को क्यों कुछ भी याद नहीं है? उसे हॉन्गजू की बातों पे यकीन नहीं होता। उसे पूरा विश्वास होता है कि वो उस दिन को भूल ही नहीं सकती, उसे सब कुछ याद है। इसीलिए जब अगले दिन हॉन्गजू जैचन से मिलने आती है तो जैचन कहता है तुम मुझसे झूठ क्यों बोल रही हो? तुम्हें सब कुछ याद है कि 13 साल पहले हम मिले थे, तो मुझे बताओ कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो? हॉन्गजू बात को टालने की काफी कोशिश करती है पर जैचन भी जिद पे अड़ा होता है, तो हॉन्गजू उसको सब कुछ बताने लगती है। वो कहती है मुझे सब कुछ याद है, मैं वो दिन कैसे भूल सकती हूँ? उस दिन को तुमने ऐसा बना दिया जिसको मैं भुलाना चाहती हूँ। उस दिन मैंने तुम्हें ऑलमोस्ट मार ही दिया था। जैचन कहता है ये क्या बोल रही हो तुमने तो उस दिन मुझे बचाया था। हॉन्गजू कहती है उस दिन मैं काफी गुस्से में थी और मैं उस ऑफिसर को नहीं बचाना चाहती थी, और साथ ही उस ऑफिसर के साथ मैं तुम्हें भी मरने के लिए छोड़कर भागने वाली थी। और जब मैंने तुम्हें पानी से बाहर निकाला था तो ये मेरे लिए हेल जैसा था, क्योंकि मुझे लगा था कि मैंने तुम्हें मार दिया। मेरे डैड मेरे लिए सब कुछ थे और उनकी मौत से मैं पूरी तरह से टूट गई थी और मेरे मन में बहुत ज्यादा गुस्सा भर गया था। तुम 13 साल पहले मेरे लिए मेरे दिल का एक घाव थे जिसको मैं भुलाना चाहती थी। मुझे माफ करना, मुझे लगा था कि सब कुछ ठीक रहेगा अगर मैं ये मान लूं कि मुझे कुछ भी याद नहीं है, लेकिन मैं गलत थी। उन बातों को याद करके मुझे अभी भी तकलीफ होती है। हॉन्गजू की बातें सुनकर जैचन काफी सैड हो जाता है कि हॉन्गजू के लिए ये कितना मुश्किल था। जब सेरा के फादर होश में आते हैं तो जैचन उनसे मिलने आता है। वो उनसे कहता है कि मुझे पता है कि आप इतना गुस्सा क्यों हैं। आपको लगता है कि आपकी जान सी प्यारी बेटी को किसी ने मार दिया और आप कुछ कर नहीं पाए, इसीलिए आपको एडम से नफरत है और उसको मैंने छोड़ दिया, जिससे आप मुझसे बहुत ज्यादा गुस्सा है। मैं इन्वेस्टिगेशन के दौरान बहुत सारे लोगों से मिला जो कि आपकी बेटी के आसपास रहते थे। उन सभी को सेरा काफी पसंद थी, उसको सभी प्यार करते थे। वो बहुत ज्यादा अच्छी लड़की थी और सबके साथ अच्छा बर्ताव करती थी। एडम जो कि केस का प्राइम सस्पेक्ट था, उसने भी कहा कि आपकी बेटी बहुत अच्छी थी, सब लोग उससे बहुत प्यार करते थे, तो कोई भला कैसे उसको नुकसान पहुंचा सकता है। मुझे आपसे बस यही सब कहना था कि आपकी बेटी वाकई काफी अच्छी थी। इन सभी बातों को सुनकर सेरा के पेरेंट्स काफी इमोशनल हो जाते हैं और रोने लगते हैं। जैचन अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ होता है, लेकिन वो अपने कपड़े चेंज करता है और हॉन्गजू के पास जाने लगता है ताकि उससे बात कर सके। बाहर बारिश हो रही होती है और बारिश में भीगते हुए ही वो हॉन्गजू से मिलने जा रहा होता है। वो हॉन्गजू को फोन करने ही वाला होता है, तभी वहाँ पर हॉन्गजू छाता लेकर आ जाती है। जैचन कहता है विजिटिंग आवर्स तो खत्म हो चुका है, तो क्या तुम मुझसे मिलने आई हो? हॉन्गजू कहती है मैंने सपने में देखा कि तुम मुझे हर जगह ढूंढ रहे थे, पर तुम्हें पता नहीं था कि मैं कहाँ पर हूँ। तुम मुझे ढूंढ रहे थे और बारिश में भीग रहे थे, जिससे तुम्हारी तबीयत काफी खराब हो गई थी। जैचन कहता है तो क्या मैंने तुम्हें ढूंढ लिया था? हॉन्गजू कहती है हाँ तुमने ढूंढ लिया था, पर तुम्हारी हालत काफी खराब थी। जैचन कहता है तो मैंने तुमसे कुछ कहा था क्या? हॉन्गजू कहती है तुमने कहा था कि 13 साल पहले जो कुछ भी हुआ था उसके लिए तुम भी सेम फील करते हो जैसा मैं करती हूँ। जैचन कहता है जब मैं उस ऑफिसर को बचाने जा रहा था तो एक पल के लिए मैंने भी सोचा था कि उसे मरने दूं। मैं भी काफी ज्यादा गुस्से में था जैसा कि तुम थी। उसके बाद तुम्हारे लिए जितना मुश्किल था मेरे लिए भी उतना ही मुश्किल था। उस मोमेंट ने मेरे दिल में एक घाव सा बना दिया। मैं उस दिन के बारे में बिल्कुल भी सोचना नहीं चाहता था, पर तुम्हारी वजह से मैं उस दिन को भुला नहीं पाया। क्या यही सब मैंने सपने में कहा था? हॉन्गजू कहती है हाँ, और तुमने ये भी कहा था कि उन यादों को मैं अवॉइड ना करूं, उनसे दूर ना भागूं। तुमने ये भी कहा था कि मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूं ताकि तुम हमेशा
हमेशा मुझे ढूंढ लो। जयचन कहता है तो तुमने क्या जवाब दिया? फिर होंगजू जयचन को किस करती है, मतलब कि उसका जवाब ये था कि वो हमेशा उसके साथ ही रहेगी। उसके बाद हम देखते हैं माइक से मिलने एक बुक राइटर आता है। वो माइक से कहता है कि मेरा जो बुक पब्लिकेशन पार्टी था वहाँ पर बहुत सारे लोग आए हुए थे और सभी मेरी काफी तारीफ कर रहे थे। फिर हमें पब्लिकेशन पार्टी दिखाई जाती है जहाँ पर होंगजू भी आई हुई होती है उस इवेंट को कवर करने के लिए, क्योंकि वो राइटर काफी फेमस होता है, उसका नाम मुनताई मिन होता है। तभी वहाँ पर उसका एक स्टूडेंट आकर स्टेज पे उसका पोल खोलने लगता है। वो कहता है कि प्रोफेसर बिल्कुल भी अच्छे इंसान नहीं है, वो स्टूडेंट से अपना सारा काम करवाते हैं और जो उनकी बात नहीं मानता उसको वो बहुत ज्यादा मारते हैं। वो मुनताई मिन की काफी बेइज्जती कर रहा होता है तो कुछ लोग उसको पकड़ कर ले जाते हैं। अब उस लड़के ने उसकी बहुत ज्यादा बदनामी कर दी, लेकिन वो लड़का जिसका नाम स्टीव है उसने जो कुछ भी कहा था वो सब कुछ सच था। मुनताई मिन काफी ज्यादा गुस्से में होता है तो वो स्टीव को बहुत ज्यादा मारता है और उसको एलिवेटर पैसेज वे में गिरा देता है। लेकिन एक छोटा बच्चा उसको देख लेता है, पर मुनताई मिन को पता नहीं चलता कि वो बच्चा कौन था, क्योंकि वो वहाँ से भाग गया था। वो यही सभी बातें माइक को बताता है और उसको अगर गिरफ्तार किया गया तो उसका केस लड़ने के लिए कहता है। जयचन अब काफी हद तक ठीक हो चुका होता है तो वो आज डिस्चार्ज हो रहा होता है। उसको लेने सैम, होंगजू और डेविड भी आया होता है। जब वो सभी जा रहे होते हैं तो रास्ते में एक बच्चा बेहोश हो जाता है। वो सभी लोग बच्चे के पास जाते हैं और उसको डॉक्टर के पास ले जाते हैं। डॉक्टर से उनको पता चलता है कि उस बच्चे का किडनी फेल है, वो पिछले 5 साल से इस हॉस्पिटल में एडमिट है। उसको ठीक करने के लिए ऑर्गन ट्रांसप्लांट करना होगा, पर उनको कोई ऑर्गन डोनर ही नहीं मिल रहा है। उन सभी को उस बच्चे के लिए काफी बुरा लगता है। उसके बाद हम देखते हैं स्टीव को, जो कि हॉस्पिटल में एडमिट होता है और मुनताई मिन उसको देखने हॉस्पिटल आया होता है। उसको डॉक्टर से पता चलता है कि स्टीव के ब्रेन में काफी ज्यादा चोट लगी थी, जिससे उसका ब्रेन डेड हो चुका है और वो कभी भी उठ नहीं पाएगा, एक तरह से वो मरा हुआ ही है। ये सब जानकर मुनताई मिन काफी ज्यादा खुश हो जाता है। फिर हमें पता चलता है कि जो लड़का बेहोश हो गया था, जिसका किडनी फेल है, उसकी मॉम जयचन की कलीग मिस सन है। जयचन अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ होता है तो होंगजू उसको अपने घर पे कुछ दिन रहने के लिए ले जाती है, क्योंकि सैम उसका अच्छे से ख्याल नहीं रख सकता। उसके बाद हम देखते हैं स्टीव के डैड से डॉक्टर कहते हैं कि आपके बेटे ने ऑर्गन डोनेट करने के लिए डॉक्यूमेंट साइन किया था, आपका बेटा बहुत ही बहादुर है। जो सुनकर स्टीव के डैड को काफी अच्छा लगता है। डॉक्टर कहते हैं तो हम इसका ऑर्गन डोनेट किस दिन करें? स्टीव के डैड कहते हैं कि जिस दिन उसका बर्थडे है उस दिन। जब मिस सन को पता चलता है कि उनके बेटे के लिए ऑर्गन डोनर मिल गया है, जो सुनकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं। फिर हम देखते हैं डेविड अपने सपने में देखता है कि जयचन स्टीव का केस लड़ता है, पर उसने बॉडी का ऑटोप्सी नहीं करवाया था, जिससे मौत की वजह पता नहीं चल पाता और जयचन केस हार जाता है। इससे वो काफी डिप्रेशन में चला जाता है और काम छोड़ देता है। इस सपने को देखकर डेविड काफी हैरान रह जाता है और सोचने लगता है कि अब वो क्या करे। वहीं होंगजू अपने सपने में देखती है कि जयचन स्टीव का केस लड़ता है और उसने बॉडी का ऑटोप्सी करवाया और वो केस जीत गया। लेकिन स्टीव ऑर्गन डोनेट करने वाला था, पर ऑटोप्सी की वजह से ऑर्गन डोनेट नहीं कर सकते थे, जिससे 7 लोगों की जान चली गई। इससे जयचन डिप्रेशन में चला गया और उसने अपना काम छोड़ दिया। होंगजू भी काफी परेशान हो जाती है कि अब वो क्या करे। डेविड होंगजू से मिलने आता है तो वो दोनों एक दूसरे को बताते हैं कि उन्होंने अपने सपने में क्या क्या देखा था। जयचन उन दोनों को बात करते हुए देखता है तो वो उनके पास जाकर छिपकर उनकी बातें सुनने लगता है। डेविड कहता है हमें इसके बारे में जयचन को बता देना चाहिए ताकि हम कुछ कर सके। होंगजू कहती है हमें उसे नहीं बताना चाहिए, इससे वो काफी परेशान हो जाएगा। उनकी बातें सुनकर जयचन को कुछ भी समझ नहीं आता कि वो दोनों किस बारे में बात कर रहे हैं। फिर जब जयचन होंगजू को ऑफिस तक छोड़ने के लिए बस का वेट कर रहा होता है तो होंगजू कहती है आज का मौसम काफी अच्छा है तो मुझे आज काम पे नहीं जाना, चलो कहीं घूमने चलते हैं। फिर वो दोनों साथ में कई जगहों पर घूमने जाते हैं और काफी एंजॉय भी करते हैं। होंगजू कहती है मैं बीच पे कई साल से नहीं गई हूँ, तो हम दोनों कल बीच पे चले। जयचन कहता है कल से मैं काम पे वापस लौट रहा हूँ। होंगजू कहती है जैसे मैं आज काम पे नहीं गई, कल तुम भी मत जाना। जयचन कहता है बात क्या है? मैंने तुम्हें और डेविड को बात करते हुए सुना था, तुम दोनों ने जरूर अपने सपने में कुछ देखा है, तो मुझे बताओ कि क्या बात है। फिर होंगजू उसको सब कुछ बताती है कि उसने और डेविड ने अपने सपने में क्या देखा था। सभी बातें सुनकर जयचन काफी परेशान हो जाता है कि वो अब क्या करे। वो कहता है अगर मैं दोनों में से कोई भी डिसीजन क्यों ना लूं, एंड में मैं काम छोड़ने ही वाला हूँ, तो मुझे इस केस में पढ़ना ही नहीं है। चलो कल हम बीच पे घूमने चलते हैं। मेरे लिए प्रोसिक्यूटर का काम बहुत मायने रखता है, मैं इसे छोड़ नहीं सकता। ये सुनकर होंगजू खुश हो जाती है।
फिर अगले दिन जब होंगजू और जयचन बीच पे जाने के लिए बस का वेट कर रहे होते हैं, लेकिन जयचन को बीच पे जाने का मन नहीं होता, उसे काम पे वापस लौटने का मन होता है, क्योंकि अगर वो इस केस को नहीं संभालेगा तो कोई दूसरा संभालेगा और उसके साथ भी काफी बुरा हो सकता है, जो कि जयचन नहीं चाहता। होंगजू भी इस बात को समझती है तो वो कहती है ठीक है, हम किसी और दिन बीच पे जाएंगे। तुम्हें भी पता है कि ये काफी मुश्किल डिसीजन है, तो खुद को इसके लिए तैयार कर लो और अपना ख्याल रखना। फिर वो दोनों अपने अपने ऑफिस चले जाते हैं। मुनताई मिन उस बच्चे को ढूंढ लेता है जिसने उसको स्टीव को मारते हुए देखा था। वो बच्चा काफी डर जाता है तो वो भागने लगता है। मुनताई मिन उसके पीछे आ रहा होता है उसको पकड़ने के लिए, लेकिन तभी वहाँ पर डेविड आ जाता है और उस बच्चे को बचा लेता है और मुनताई मिन को अरेस्ट कर लेता है। आज स्टीव का ऑर्गन डोनेट होने वाला होता है, पर जब जय चेन स्टीव के बॉडी को अच्छे से एग्जामिन करता है तो उसे नहीं लगता कि ये कोई एक्सीडेंट था। उसे लग रहा होता है कि जरूर किसी ने उसको एलिवेटर पैसेज वे में धक्का दिया होगा। उसको ये भी पता चलता है कि मुनताई मिन को अरेस्ट कर लिया गया है असॉल्ट के केस में, क्योंकि वो एक बच्चे को पकड़ना चाह रहा था। जयचन को मुनताई मिन पे काफी शक होता है, इसीलिए वो सभी बातें चीफ को बताता है कि मुनताई मिन उसका प्राइम सस्पेक्ट होगा। जयचन को डॉक्टर से पता चलता है कि स्टीव के सिर में ही चोट लगी है, उसके बाकी के बॉडी पार्ट्स बिल्कुल भी डैमेज नहीं हुए हैं। इसीलिए वो डिसाइड करता है कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट और ऑटोप्सी एक साथ करवाएगा। जब दोनों चीजों को एक साथ करवाया जाता है तो सब कुछ काफी अच्छा जाता है। ऑर्गन ट्रांसप्लांट भी हो जाता है और साथ ही ऑटोप्सी भी। फिर जब मुनताई मिन का ट्रायल होता है तो जयचन ये प्रूव कर देता है कि मुनताई मिन अपराधी है, क्योंकि जयचन के पास मुनताई मिन के खिलाफ कुछ सबूत थे और साथ ही वो बच्चा गवाही देता है जिसने सब कुछ देखा था। अब मुनताई मिन ने गुनाह किया होता है तो उसको सजा भी दी जाती है। मिस सन का बेटा अब बिल्कुल ही ठीक होता है, जिससे वो काफी खुश होती हैं और वो जयचन को थैंक यू भी कहती है, उसने ऑर्गन ट्रांसप्लांट और ऑटोप्सी एक साथ करवाया। अब फाइनली केस क्लोज हो चुका होता है, जयचन ने सब कुछ अच्छे से किया। तो जयचन होंगजू के साथ बीच पे जाता है और साथ में काफी टाइम स्पेंड करते हैं। वो दोनों काफी ज्यादा खुश होते हैं।